हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले एक नए चैप्टर की। तो जैसा आप लोग भी जानते हैं, इस चैप्टर का नाम आपके सिलेबस में दिया है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और आप ये भी जानते हैं कि दोनों ही डिफरेंट चैप्टर हैं। तो पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। सॉरी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते थे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल किया जाए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहते थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल किया जाए। वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल किया जाए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in D subshell, लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in D subshell, तो उन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अगर आप बात करें तो ग्रुप नंबर 2 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग सीरीज होती हैं। 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है जिन्हें ट्रांजिशन सीरीज भी कहेंगे हम आगे, 5D होती है, 6D होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम 3D, 4D और 5D के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें भी हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, 3D के बारे में। तो ये तो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कि जो सेकंड से 12 ग्रुप में आपके थर्ड से लेकर 12, और डी में आप लोग जानते हैं कि टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। एक वो जो S और P के बीच में लाइज करते हैं, बिटवीन S एंड P ब्लॉक। तो जो बिटवीन S और P की लाई करेंगे उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या आप कह सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशन करती है, लाइज करती है बिटवीन S और P। थोड़े S जैसे भी हैं, थोड़े P जैसे भी हैं, इस टाइप से आप कह सकते हैं। और क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो डी ट्रांजिशन शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके कंपाउंड्स डी ट्रांजिशन शो करते हैं। पहली बार अगर आप डी ट्रांजिशन सुन रहे हैं तो आगे जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उन्हें भी कहा जा सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है कि जिनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है। डी सबशेल कैसा फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। डी सबशेल कैसा होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड ना हो और कंप्लीटली खाली भी ना हो, पार्शियली हो, कुछ ना कुछ तो हो। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, ठीक है। तो इसका मतलब D1 से लेकर D9 तक का कोई भी केस हो सकता है। D0 और D10 अलाउड नहीं है। उसके साथ एक कंडीशन जोड़ी गई है, इन कहाँ देखना है इसमें हमें, ग्राउंड स्टेट और इन एनी एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हो, एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एनी एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें आपने इसको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है। डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है, कहाँ चेक करना है, ग्राउंड स्टेट में देखना है और एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। चलो, लेट सपोज हमारे पास है डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। आई होप आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं, नहीं तो आप 1s2 2s2 करके लिखे मैं बट यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, पीरियोडिक में भी सिखाया। तो इस 1 को आप देखेंगे तो आप कहेंगे 3d1, 2 को देखेंगे तो 4s2,
3d1 4s2। तो आप देख सकते हैं कि हाँ डी सबशेल क्या है, पार्शियली फिल्ड है, दैट्स वाई इट इज अ ट्रांजिशन मेटल। ऐसे ही हम चेक करते हैं मैंगनीज के लिए। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है राइट 25। तो 25 5 यानी कि 3d5 और 4s2 ये भी पार्शियली फिल्ड है। फिर हम लोग चेक करते हैं कॉपर में। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 25। यू नो दी एक्सेप्शन अबाउट Cr एंड Cu, सो इट शुड बी 3d9, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और 4s1। s में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं आप। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस हिसाब से तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करनी है। तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है, एक +1 और एक +2, तो +2 भी एग्जिस्ट करती है और ज़्यादा स्टेबल भी होती है, मैं बात करूंगा क्यों होती है। तो ये 3d9 और ये 4s0। तो अब ये पार्शियली फिल्ड हो गया, दैट्स वाई Cu इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन मेटल। ऐसे ही हम देखते हैं जिंक के बारे में। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ऑब्वियसली यहाँ पर आप 3d0 और 4s3 तो नहीं करोगे, ठीक है, तो इसका एक कैरी इसके पास रखना, तो 3d10 और ये 4s2। तो ये पार्शियली फिल्ड नहीं है। जिंक की एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं तो भी ये पार्शियली फिल्ड नहीं होगा। इसका मतलब जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें नोटिस करनी है कि जो Zn है और जो Cd है और उसी के नीचे है Hg, दीज आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि इनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड नहीं है। अगर आपसे कहा जाए क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर होगा यस सर, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा तो डी में ही गया, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी डिफरेंट होगी इन ट्रांजिशन मेटल से। बट कॉन्फ़िगरेशन सेम तरीके से आगे बढ़ता है, एटॉमिक नंबर मैच करते हैं, तो वहीं पर हम इनको रख देते हैं और इनको कहीं हम अलग से डिस्कस नहीं करते हैं, साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपके ट्रांजिशन मेटल्स की। अब बात करते हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, फिर उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज, तो जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहली बात क्या जानते हैं आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, दे आर मेटल्स, ठीक है, दे आर मेटल्स, सभी मेटल होते हैं, ठीक, दे आर मेटल्स। एक बात ये है इनके बारे में, दे आर हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं, देखे हैं आप लोगों ने ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बहुत होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई MP एंड BP, कुछ को छोड़कर, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो फिर कोई कुछ भी नहीं छोड़ना है। डी ब्लॉक की बात करें तो Hg को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हाई कहाँ से आएगा। गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया फ्लो करते हैं आपके रूम्स में। जो वायरिंग हुई है, कॉपर वायरिंग की बात करें या फिर जो पोल से वायरिंग आ रही है, सिल्वर वायरिंग की बात करें, तो वो सभी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गर्म भी अच्छे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं। एलॉयज बनाते हैं, एलॉयज सुने हैं आपने, मिश्र धातुएं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील की बात करें या स्टील की बात करें हम, या तांबे की बात करें, सॉरी पीतल की बात करें, कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसे ब्रास कहा जाता है। एलॉयज फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा हमारा कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सब वहां पर खुल के सामने आ जाएगा। और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या, कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स हो, ये भी एक इनका फीचर है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, राइट। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटलिस्ट की तरह बड़ा अच्छा यूज करते हैं हम इनका, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने को मिलती है हमें।
कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, राइट। और कोई छूटा तो नहीं है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, धीरे धीरे समझोगे सब आप ये। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब मेटल्स में कुछ छोटे एटम्स को ट्रैप कर दिया जाता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है इनका अपना, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने लिखी हैं, अभी सिर्फ पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इनको हमें धीरे धीरे डिस्कस करना है कि क्या क्या ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक। अगर मैं इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक सवाल होता है बट फिर भी गलती करते हैं लोग यहाँ से। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो जनरल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2। एक्सेप्शनली वहाँ 1 आ जाता है तो हम 1 से 2 तो चॉइस नहीं देंगे, हम जनरल लिख लें। कोई कोई करता है ना 1, तो ज़्यादातर तो 2 ही है, तो इसलिए NS2 और N-1 D 1 से 10 तक, ठीक है, ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर आप 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज में क्या होगा, D हमें 3 लेना है तो S कितना होगा, 4S होगा, तो 4S2 होगा, ये 3D हो जाएगा, 1 से 10 यहाँ भी कहेंगे। ऐसे ही 4D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 5S आ जाएगा, और यहाँ पे 4D आ जाएगा 1 से 10। ऐसे ही बाकी सीरीज का भी आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, राइट। तो ये होते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपने याद रखना है एक CR24 जो होता है आपका 3D5 4S1। ऐसे ही CR के नीचे आ जाएंगे अगर आप MO और W होता है, ठीक है। CR के नीचे आ जाता है हमारे पास MO मोलिब्डेनम, और ये W, इसको बोलते हैं CRMO। पीरियोडिक टेबल उम्मीद करते हैं आपको याद होगी, नहीं याद है, ठीक है, तो आप YouTube पे जाएं, उसको सर्च करें, ठीक है, मैंने अपलोड किया हुआ है पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करते हैं। तो आप बड़े बच्चे हैं, ऐसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी, सबके अपने अपने तरीके हैं, इसलिए मैं याद नहीं कर रहा यहाँ पे। तो CRMO और W, क्रोमो बोला करते थे हम इसे। तो ये हमारे पास है, इनके कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 3D5 है तो ये 4D5 हो जाएगा, ये 5S1 हो जाएगा। W में भी आपने यही करना है, ठीक है। W में, अच्छा W में चेंज है, W में ध्यान देंगे, 5D4 होता है और 6S2 होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे एक्सेप्शंस काम नहीं कर रहे हैं, जो थोड़े से चेंज कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक W का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। ऐसे ही हम CU के नीचे जाएंगे। जब हम CU AG AU को देखते हैं तो वहाँ पे एज सच कोई भी चेंज नहीं आएगा, सभी के कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेंगे। CU का आप लिखते थे 3D10 4S1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 4D10 और 5S1, यहाँ पे 5D10 6S1। अब देखो, हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर क्यों ऊपर चेंज क्यों हुआ। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के एक दो रीज़न तो हमें पता होते हैं, ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंटल है, जो देखे गए उसके हिसाब से आंसर किया गया, ठीक है। बाकी को तो हम बता पाते हैं वो हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे बता पाते हैं, बाकी जो नहीं फॉलो हो रहे हैं उसको तो हम उससे नहीं बता सकते उसको कि यार ऐसा ही क्यों आ गया होगा, ठीक है। तो CR AG AU आपने एक ध्यान रखना है। एक याद रखोगे तुम, पैलेडियम, ठीक है, किस फैमिली में आता है, NiPdPt, निकिल की फैमिली में। निकिल का होता है 28 मतलब 8, 3D8 4S2। बट पैलेडियम में क्या हो जाता है, 3D8 4D8 नहीं होता, 4D10 हो जाता है, और 5S क्या होता है, 0। तो आप एक पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेंगे। तो W का याद रखो, PD का याद रखो, बाकी तो तुम्हें याद ही है। तो ये है इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन।
अब आ जाते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट फेमस ही होते हैं अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और इसी वजह से इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी आती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले वाले फैमिली को देखेंगे हम। 3D वाली फैमिली देखोगे तो उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आ जाता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज 25, 26 आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, और फिर निकल, फिर आता है कॉपर, और फिर आता है जिंक। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब ये हमारे पास एलिमेंट है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक पॉइंट हमें इसमें ये याद रखना है कि कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा दिखाएगा। दूसरा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। फिर अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो उनमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हमें देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कभी कभी डब्बे बनाने में मज़ा आता है, बस जब भी ब्रेक होते हैं तो मज़ा नहीं आता है। चलो, तो स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। तो सिर्फ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3। मैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा जो तुम्हें याद करनी है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं क्योंकि 3D और 4s में अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्टेबल। तो कहीं पे आप देखेंगे कि यार एनसीईआरटी में या कहीं पे ऐसी बुक्स, अच्छी रेफरेंस बुक में भी आप देखेंगे कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई होगी, कहीं ना कहीं कोई कंपाउंड बताया गया होगा, लेकिन कभी भी उसे ये नहीं बताया जाएगा कि वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेनली यही कहा जाता है कि स्कैंडियम जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना प्रेफर नहीं करता है। अब टाइटेनियम में क्या है, 3D2 4s2, इसमें से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही वेनेडियम में +2 +3 +4 +5 सब दिखाएगा, लेकिन स्टेबल कौन सी है, जब सब इलेक्ट्रॉन चले जाए। क्रोमियम में, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +3 और एक सब निकाल दिए जाएंगे तो +6, ठीक है। +6 के बहुत कंपाउंड आप लोगों ने सुने हैं, K2Cr2O7, CrO3, CrO2Cl2, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्रोमियम के, वो सभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। और जब ये खुद कन्वर्ट होता है तो +6 से +3 में जाता है, अपना रिडक्शन करता है, ठीक है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 से लेकर +7 तक सब होती हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो जो ब्रैकेट में लिखी है मैंने वही स्टेबल है। तो मैंगनीज जाना जाता है सबसे ज़्यादा वेरिएशंस दिखाने के लिए। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है, दोनों ही स्टेबल हैं। फेरस और फेरिक बोलते थे आप इनको। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक आपको मिलती है +2 और एक मिलती है +3, इसकी भी दोनों स्टेबल हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते पढ़ते भी ऑक्सीडेशन स्टेट याद होने लग जाएंगी। निकेल की जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल होती है, दिखाता तो +4 भी है। Cu+1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि +2 स्टेबल है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन से कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा तो वो कहेगा 3D10 4s1, और वो कहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल बन गया है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो कौन सी होनी चाहिए थी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी कौन सी, +1, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है वो हम बात करेंगे अभी। जिंक आप जानते हैं +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। मैंने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, जिंक 0 भी दिखाता है, निकेल भी दिखाता है। ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं जो जिंक जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, माइनस भी दिखाते हैं, बट यहाँ पे हम मेनली कॉमन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक सुंदर सा टेबल है। अब हमें इसके बारे में
कुछ पॉइंट कंक्लूड करने हैं कि भाई हमें याद क्या क्या रखना है। पहला पॉइंट ये है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है, नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन है वो? स्कैंडियम। दूसरा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला एलिमेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय मैंगनीज। तीसरा ये है कि लोएस्ट, अच्छा आप कभी ये सोचें कि सर जिंक भी तो +2 दिखा रहा है, तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं लेना है। और क्या कहा था? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाली, ठीक है, माइनस वाली नहीं। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है यहाँ पर? कॉपर, जो कि कितनी है? +1। तो चौथा पॉइंट ये है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? अब आपको लगेगा सर 7 होगी हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इससे भी ज्यादा है, जो आयरन की फैमिली वाले 2 एलिमेंट शो करते हैं, जिनका नाम है ऑस्मियम और रुथेनियम, Ru एंड OS। O4 सुना होगा तुमने, तो ये +8। तो हाईएस्ट पूछेगा तो रुथेनियम और ऑस्मियम, मैक्सिमम पूछेगा तो मैंगनीज करना है आंसर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट अभी हमने ये कहा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +1, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है, उससे ज्यादा स्टेबल क्यों है कॉपर +2, जबकि उसका कॉन्फ़िगरेशन तो एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया है? तो ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखें होता क्या है कि जो कॉपर +1 है उसका साइज ये है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो जो कॉपर +1 है उसका साइज ये है, और जो कॉपर +2 है उसका साइज और छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जो कॉपर +1 वाटर के मॉलिक्यूल्स को किस रेंज तक अट्रैक्ट कर सकता है? ये हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप जानते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के पास पोलर होता है ना, पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो H2O में इस साइड हमारे पास है OH नेगेटिव और इस साइड है H पॉजिटिव, तो सारे OH नेगेटिव से कवर कर लेंगे। क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे बना देता हूँ बस, ठीक है। लेकिन इसका साइज क्या है? स्मॉल है, इसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज़्यादा है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ये वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है, और देखो अट्रैक्शन से क्या होता है? अट्रैक्शन से एनर्जी होती है रिलीज, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज, यानी कि कंपाउंड जो है वो और ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इस +2 को क्या कर रहे हैं? ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, वाटर का नेगेटिव पार्ट और Cu का पॉजिटिव पार्ट, जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इसके दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब जैसा आपने कहा था कि सर Cu +1 से +2 आना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि स्टेबल है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत एनर्जी लगेगी। और कौन सी एनर्जी होगी? वो आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा ठीक है, बहुत एनर्जी लग रही है, तुम अरेंज कर लो एनर्जी, मैं आपको बाद में इतनी एनर्जी दूंगा कि आपके पास कोई नुकसान नहीं रहेगा, तो आप कहोगे सर ठीक है, हम Cu +1 से +2 में बनने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए Cu +1 से +2 में आने के लिए 100 जूल की एनर्जी खर्च हो गई, और मैंने कहा जब तुम +2 बन जाओगे तो तुम 1000 जूल की एनर्जी निकालोगे यहाँ से। तो उसमें से 100 जूल कहाँ वेस्ट हो गई फिर? आयनाइजेशन एनर्जी में। तो 900 जूल की एनर्जी का फायदा अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आ गई होगी। तो कंक्लूजन ये है कि Cu +2 की हाइड्रेशन एनर्जी ऐसा नहीं कि तुम पहली बार सुन रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना स्मॉल साइज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए Cu +2 इज मोर स्टेबल देन Cu +1। अगर मैं +1 और +2 में आपसे साइज पूछूं,
हाइड्रेटेड साइज यहाँ पे यूज किया जाएगा क्योंकि वाटर के अंदर है, तो हाइड्रेटेड साइज, तो साइज किसका बड़ा दिख रहा है आपको? CO2 पॉजिटिव का। कौन सा साइज है ये? हाइड्रेटेड साइज। तो हाइड्रेटेड साइज भी अगर पूछा जाए तो इस तरीके से बताया जाता है। तो ये कहानी थी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने यही बातें याद रखनी है कि स्टेबल किसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आप देख सकते हैं पहले इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा मतलब वेरिएशंस नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम इसके बाद आते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ सीख लेते हैं, आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन आप सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि आयनाइजेशन जब हम करते हैं किसी एलिमेंट का, तो 4s और 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किससे निकाला जाता है? 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकाला जाता है। तो अगर आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है, लेट सपोज आपके पास है मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो 3d5 4s2, तो आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले s से निकालना है। लेट सपोज आपसे कहा जाता है मैंगनीज 3 पॉजिटिव, तो आपने d से नहीं निकालने हैं, आपने पहले s से निकालना है फिर d से निकालना है, तो 4s0। तो कोई बच्चा सोचेगा सर हम ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे क्योंकि 4s पीछे लिखा हुआ दिख रहा है। पीछे लिखा हुआ नहीं दिखता है भाई, ठीक है, ये तो लिखने का तरीका होता है सही जो मैंने लिखा है। जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर तुम्हें याद नहीं होगा, जैसे मान लो तुमने टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा एटॉमिक नंबर 22, तो तुम लिखोगे 1s2 2s2 बोलो 2p6। अब ये मत कहो ये भी याद नहीं है, 3s2 नहीं तो थोड़ा सा पानी लेना हाथ में, ठीक है, ऐसे चुल्लू भर। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, बाकी तो आगे तुम समझदार हो, 3d2 ऐसे लिखा होता है भाई, ठीक है। तो ये हो गई नोबल गैस 6 4 10 2 12 6 18, तो ये हो गया आपका आर्गन 18। उसके बाद 4s2 3d2 ऐसे लिखा होता है। अब कोई कह दे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बच्चे अब निकाल देते हैं d से, ठीक है। तो सही है तरीका यही है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा s से, उसके बाद ही वो कहाँ से जाएगा d से, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है ना। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी एटॉमिक रेडियाई। सेम प्रोसीजर आयनिक रेडियाई के लिए भी रहेगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई भी आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और नॉर्मल ट्रेंड तो यही चलता है कि जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ता है, और साइज अमूमन क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और जब आप डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिससे साइज भी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो कॉमन फैक्टर आप लेते हुए चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं अगर 3D सीरीज के अंदर पहले, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यही हो, लेकिन ऐसा देखा गया स्टार्टिंग में तो ऐसा मिला, फिर उसके बाद नहीं। देखो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2, टाइटेनियम का होगा 3d2 4s2, फिर वेनेडियम का होगा d3, लेट सपोज मान लेते हैं d4 है, फिर ये d5, ये d6, d7, d8। तो धीरे धीरे d में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन s में इलेक्ट्रॉनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हो ये रहा है कि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, जो कि आपका क्या है 3d है, और उसके बाद है आपका फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डिसाइड करेगी कि साइज छोटा है या बड़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो होता क्या है, अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, जो कि इन्हें अंदर की तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होने चाहिए थे, कम। तो पहला पॉइंट तो यही है। एट द स्टार्ट क्या होगा, एट द स्टार्टिंग साइज क्या होते हैं आपके, डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इनिशियली साइज डिक्रीजेस एज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये तो नॉर्मल फंडा है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि यार ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जाता है, इसका डिक्रीज होता है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज। तो ऐसा क्यों हुआ कि बीच में यहाँ पे से हमारे पास इतने एलिमेंट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह देने का मेरा मतलब यही है कि बहुत कम चेंज आ रहा है। आयरन, कोबाल्ट, निकल में तो 1-1, 2-2 पिकोमीटर का ही चेंज आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो होता यह है कि 4s में बैठे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस को क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, साथ में प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, यानी कि अट्रैक्शन पावर भी बढ़ती है। तो होगा क्या, जैसे ही आप स्कैंडियम में आए तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में आए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 5 आए, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर 7 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 9 इलेक्ट्रॉन आए, और फिर आया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तुम्हें ये जो वाइट बॉल्स हैं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास जो एस में इलेक्ट्रॉन बैठे थे उनके सामने एक दीवार जैसी आ गई है? न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर भी तो प्रोटॉन्स आ रहे हैं ना, अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, ये भी और पावरफुली खींच रहा है। तो हो क्या रहा है, बीच में अट्रैक्शन को रोकने वाले डी इलेक्ट्रॉन्स भी भर रहे हैं, और अट्रैक्शन पावर भी बढ़ रही है। यानी कि तुम हो न्यूक्लियस, तुम किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, तुमने लास्ट में देखा कि 2 बच्चे बैठे थे 4s वाले लाइन में, ठीक है। और थर्ड वाली रो में, यानी कि 3D में, वहां पे जो है कोई नहीं बैठा था, तो आपकी आवाज आराम से पीछे 2 बच्चे जो बैठे थे 4s उन पे जा रहा था, अट्रैक्शन आपका काम कर रहा था। जैसे ही उन 2 बच्चों के आगे 1-2 बच्चे आने लगे तो तुमने अपनी आवाज को और बढ़ाया, और उन 2 बच्चों की वजह से पीछे वालों को थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ही, अगर वो बोलेंगे, है ना। फिर और बच्चे आने लगे, वो दोनों वहीं बैठे लास्ट में, उनके आगे जो है बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो होगा क्या, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन भी करेंगे। मतलब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी सबकी कॉपी में चेक करूंगा, तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा कॉपी लेने, तो पहले मुझे उससे पहले वाली रो वाले बच्चे कॉपी देने लगेंगे, उनकी बारी बाद में आएगी, तो उनको कहीं ना कहीं उन तक मेरी रीच क्या होने लगेगी, कम। मैं और एफर्ट डालूंगा, तो मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ और वो रिपल भी कर रहे हैं। तो एक फैक्टर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन को उनके लिए कम कर रहा है, और न्यूक्लियस अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो Z इफेक्टिव है, यानी कि जो अट्रैक्शन पावर है, वो ऑलमोस्ट सेम है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। इसको क्या कहते हैं, शील्ड करना कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने से रोकना, शील्डिंग इफेक्ट। किनका है शील्डिंग इफेक्ट, ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, वहां से वो रोक रहे हैं। लास्ट में जाके क्या होता है, जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो शील्डिंग डोमिनेट कर जाती है। एट द एंड क्या होता है, Z इफेक्टिव, अट्रैक्शन से ज्यादा कौन डोमिनेट कर जाती है, डी शील्डिंग। अब शील्डिंग होने की वजह से जो लास्ट वाले जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर के बाद हमने साइज को थोड़ा सा बढ़ाया है जिंक के केस में, ठीक है। तो हुआ यही है कि डोमिनेट कर गया शील्डिंग इफेक्ट, रोकने वाला काम ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा साइज क्या हुआ है, बड़ा है। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, थोड़ा ही चेंज आया है, ठीक है, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो कहानी समझ में आ गई होगी। तो पॉइंट इज दैट कि इनिशियली साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। फैक्टर क्या है, एज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। दूसरा, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्यों, जब Z इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। एट द एंड, ठीक है, ऊपर मिडवे लिख लेना, एट द एंड साइज स्लाइटली इंक्रीजेस, ध्यान रखिएगा, स्लाइटली इंक्रीजेस कब, जब Z इफेक्टिव से ज्यादा हो गया है D
शील्डिंग। तो ये कहानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं डाउन टू ग्रुप, यानी कि 3D सीरीज से अगर आप नीचे आते हैं 4D सीरीज, फिर आते हैं आप 5D सीरीज। तो जब आप 3D से 4D में आते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मली यही है कि 3D होगा और 4s होगा, 4s2 होगा, 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आप 4D में आते हो तो 4D में भी यही है, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ये 5s2 हो जाएगा। लेकिन जब आप 5D में आते हो तो 5D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सही, 6s2 में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इससे पहले एक और ब्लॉक भरा जा चुका होगा 4f14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का जंप यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो स्कैंडियम होता है, फिर वाई होता है या ट्रिबियम, ठीक है, और फिर होता है La। तो ये है आपकी 3D सीरीज, ये है आपकी 4D सीरीज, फिर ये है आपकी 5D सीरीज। अगर आपके आसपास पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड के बाद 14 एलिमेंट्स का गैप आता है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है जिरकोनियम, ठीक है। स्कैंडियम के बाद यहाँ आता है टाइटेनियम, यहाँ आता है जिरकोनियम और यहाँ आता है हॉफनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। तो अचानक यहाँ पे कि अब हुआ क्या है, देखो पहले हम नॉर्मल फैक्टर की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ 3D से 4D में जाने पर साइज बढ़ेगा। नॉर्मल आंसर है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, सर्किल बढ़ रहे हैं। पहले 3 सर्किल थे, मतलब 4s2 था, 4 सर्किल थे, अब 5 सर्किल हो गए। तो सीधी सी बात है, शेल इंक्रीजेस तो साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ तो नॉर्मल फैक्टर काम कर रहा है, साइज इंक्रीज। लेकिन 4D से 5D में जाने पर देखते हैं कि साइज क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या रीजन होता है, देखें यहाँ से हम कह रहे हैं वाई जेड आर, जो वाई और इसको तो छोड़ दो, बीच में गैप आएगा, ठीक है। जेड आर और HF से नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई के बाद LA की बात हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई से LI में इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी 14 एलिमेंट इसके बाद आ रहे हैं, तो ZR और HF में देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस 14 एलिमेंट्स का जंप आ चुका है। तो अब कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में आ गए हैं बीच में 4f14, उसके बाद आएगा 5D, उसके बाद आएगा 6s2, ठीक है। तो होता ये है कि अचानक 14 इलेक्ट्रॉन के जंप आने से जब यहाँ पर अचानक 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो तुम लोग भी अपना एफर्ट और ज़्यादा बढ़ाओगे। बहुत बढ़ेंगे यार इलेक्ट्रॉन इस बार, 10 नहीं बढ़े इस बार, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए तो तुम अपना अट्रैक्शन भी भयंकर बढ़ाओगे। तुम्हारे पास 14 प्रोटॉन भी तो आए होंगे, तो तुम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपना अट्रैक्शन भी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो होगा क्या, जैसे डी ने आपको अट्रैक्ट करने से रोका ना, एफ के पास इतनी पावर नहीं है, यानी कि वो बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो बैठे हैं बीच में आके बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कोई है ही नहीं क्लास में, ऐसे हैं वो। तो होगा क्या, तुम लोगों ने जोर जोर, तुम टीचर थे, तुम न्यूक्लियस थे, तुमने जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाना शुरू करा, मतलब अच्छी लाउड वॉइस में पढ़ाना शुरू किया, इफेक्टिवली पढ़ाना शुरू किया, और कि भाई बीच में बच्चे आए हैं, लास्ट वालों को कहीं सुनाई ना दे। लेकिन बीच वाले बच्चे इतना साइलेंटली बैठे तो होगा क्या, लास्ट वालों को अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा कि यार क्या जोर से पढ़ा रहे हैं यार सर आज, ठीक है, आज तो बहुत इफेक्टिव पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच वालों ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो लास्ट वालों के लिए अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि गैप तो बढ़ गया था ना, है ना, लाइंस तो बड़ी हैं, शेल्स तो बड़े हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से मुझसे, मतलब न्यूक्लियस से तुम्हारी दूरी, तुम मतलब इलेक्ट्रॉन हो, तो मेरी और तुम्हारी डिस्टेंस तो बढ़ी, लेकिन मेरे बहुत जोर जोर से पढ़ाने से, इफेक्टिव पढ़ाने से तुम मेरी तरफ भी आ रहे हो, दूर भी गए हो एक फैक्टर की वजह से, थोड़ा पास भी आए हो। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर ने तुम्हें दूर किया, दूसरे फैक्टर ने तुम्हें पास लिया है, तो तुम कहोगे सर कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर साइज में कोई चेंज नहीं आता है, साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि ZR और HF का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है। उसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम पड़ गया इसका, लेंथेनॉइड, क्योंकि सारा हो रहा है 4f की शील्डिंग की वजह से, और 4f की शील्डिंग कैसी है, वेरी पुअर, बहुत खराब। इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रोक ही नहीं पाया अट्रैक्शन को, तो पुअर शील्डिंग, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है। लेकिन शेल ने बढ़ाया, इसने छोटा करा, तो साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कहानी थी एटॉमिक रेडियाई के बारे में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इसी को कहा जाता है सब्लिमेशन। हमेशा एटमाइजेशन को सब्लिमेशन नहीं कहा जाएगा, ऐसे रट मत लेना आप कि एटमाइजेशन मतलब सब्लिमेशन। मैं समझाता हूं आपको क्या है। देखिए हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। मेटल जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो मेटल जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो मेटल्स आर कंबाइंड विद मेटल मेटल बॉन्ड्स। अब अगर आप चाहते हो एटमाइजेशन एंथैल्पी मतलब इसे मेटल को एटम में बदलना चाहते हो, तो मान लो क्रिस्टल के अंदर मेटल कुछ इस तरीके से जुड़ा है, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जुड़ा है, फिर यही दूसरा मेटल किसी और के साथ जुड़ा होगा। तो एक मेटल बेसिकली मैंने कहा 6 मेटल के साथ जुड़ा है, तो कितने मेटेलिक बॉन्ड बनाए हैं उसने? 6 मेटेलिक बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं चाहता हूं अगर कि ये जो बीच वाला मेटल है इसे मैं अलग निकाल दूं, तो मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? यहाँ पर 6 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो ये जाके क्या बनेगा? एक एटम बनेगा। तो एटम बनाने के लिए मुझे मेटल मेटल बॉन्ड को तोड़ना होता है। जब ये टूट जाएगा और ये खाली मेटल बचेगा, तो इसी को मैं क्या कहूंगा बच्चों? इसी को मैं कहूंगा, कितने हो गए? 3 3 6। इसी को हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या बन चुका है? मेटल का एटम बन चुका है। तो इसे ब्रेक करने के लिए सप्लाई की गई एनर्जी, इसे ब्रेक करने के लिए सप्लाई की गई एनर्जी ही क्या है? एटमाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, बात समझ में आई? अब दूसरा पॉइंट है, सब्लिमेशन क्यों कहा? आप सभी जानते हैं कि जो मेटल है क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो कौन सी स्टेट में होंगे? सॉलिड। जब वो एटम बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? गैस। तो बेसिकली मुझे इसे सॉलिड से कहां पहुंचाना था? गैस तक। इसीलिए इसी एंथैल्पी को सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कहा गया। राइट, समझ में आ गई बात? तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया है कि सर एटमाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड्स पे। और मेटल मेटल बॉन्ड डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। जैसे एक उंगली से अगर किसी को होल्ड करना है तो एक बॉन्ड बनेगा, वीक होगा। दो उंगलियों से किसी को होल्ड करोगे तो थोड़ा टाइट होगा। 3 से 4 से, तो जितनी ज्यादा फिंगर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 ही हो सकते हैं ना डी में, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज्यादा एटमाइजेशन एंथैल्पी भी होगी। क्लियर हुआ? तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर एटमाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इसमें आगे और बात करते हैं। फिर यहीं से हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेनली हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि मेटल है, मेल्ट करना है हमें इन्हें। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? देखो मेटल को अगर तुम्हें मेल्ट करना है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा पहले से ही, है ना। और सॉलिड स्टेट से अगर उसे, अभी तो गैस में ले गए थे ना, अब लिक्विड तक लाना है, तो भी तो तुम्हें मेटल मेटल बॉन्ड ही तोड़ने पड़ेंगे ना। तब भी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। और मेटल मेटल बॉन्ड किस पे ब्रेक डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज्यादा बॉन्ड बना के रहता होगा, उसे मेल्ट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का होता है 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वेनेडियम आता है 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम आता है 3d5, 4s1, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक s में भी अनपेयर्ड है, ध्यान रखना, यहां पर 5 है। mn में होता है 3d5। तो पहले वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में 3 है, यहाँ पर डायरेक्ट 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, ऐसे कम होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, तो क्रोमियम वाली फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा और उनकी एटमाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? हाई। अब क्रोमियम वाली फैमिली में नीचे की तरफ मैंने इंक्रीज किया, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मास इंक्रीज एमपी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी फैमिली में Cr, MO और W का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। पूरी पीरियड टेबल में एक मेटल MO है, सॉरी MO नहीं, किस पे मार्क कर दिया मैंने,
टंगस्टन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। इसमें से ग्राफ भी बनते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह बताता हूँ मैं तुम्हें इसमें। तो मान लीजिए ये है स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, फिर आ गया वेनेडियम, फिर आ गया क्रोमियम, ठीक है, Cr लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर आ गया उसके बाद मैंगनीज, फिर ये ऐसे चलते रहेगा। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैंडियम, यहाँ लिखा टाइटेनियम, यहाँ लिखा है वेनेडियम। तो वेनेडियम की लाइन को देखो अगर आप, और यहाँ पे है आपका कौन, Cr के बाद कौन आ रहा था, Mn। तो Mn नीचे है। तो एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि यार Mn में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, जबकि वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। ऐसा ही हमें दूसरी सीरीज में भी मिलता है। स्कैंडियम के नीचे आता है Y, फिर इसके नीचे आता है हमारा Ti के नीचे Zr, फिर यहाँ आता है हमारा, बढ़ाना है ना इसको, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, Nb, और उसके बाद आ जाता है Cr के बाद MO, MO के बाद फिर नीचे गिरा देंगे, Mn के नीचे आता है Tc। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि नियोबियम का ज़्यादा है और टेक्नीशियम Tr का, Tc का क्या है, कम है। फिर आप ऐसे ही आगे चलेंगे सीरीज में, वहाँ कोई एक्सेप्शंस नहीं है, मैं बना नहीं रहा हूँ उसे। Cr, MO और W यहाँ पे ठीक चलेगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज और ये है 5D सीरीज। तो यहाँ हमें एक बात ही समझ में आती है कि पहला तो हमें साफ दिख रहा है ग्राफ से कि यार 3D से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है 4D सीरीज के और उससे ज़्यादा है 5D सीरीज के, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा पीक पे जो है ना, पीक पे कौन है, Cr, MO और W। तो Cr से ज़्यादा MO है मॉलिब्डेनम और उससे ज़्यादा W, क्योंकि इनके पास हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद एबनॉर्मल बिहेवियर कौन दिखा रहे हैं, Mn और Tc। Mn और Tc के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो। तो Mn Tc shows abnormal low melting point, ठीक है। ये होता है ना कि CFSC 0 आने की वजह से, ठीक है ना। तो ये याद रखना है बस तुम्हें, और क्या है, बस यही कहानी है इसमें मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। तो ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आता है इसमें एलॉयज क्यों बनाते हैं, बाकी चीज़ें हैं। टाइम देखें ज़रा कितना हुआ है, देखते हैं। मैंने सोचा था एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमें लग नहीं रहा है। ये हो जाएगा, कर लेते हैं यार, कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं इसको। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हें कंपाउंड्स की रिएक्शंस भी तो बतानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको, एटॉमिक रेडियाई की कहानी क्लियर हो गई होगी। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ उसमें और ऐड कर लेना, Zn, Cd, Hg, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। Hg का जीरो नहीं, Hg में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और इवन वो लिक्विड स्टेट में है, तो उसका यही रीज़न है, ठीक है, कि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर हुआ। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी का दे देता हूँ, उसे लेकर आपने कल वाली क्लास में आना है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी जब तुम्हें बताऊंगा तो फिर उसी के साथ वो अप्लाई करोगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा पोटेंशियल में। कैटालिटिक प्रॉपर्टी कि कैटलिस्ट की तरह हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने का क्या रीज़न है बच्चा। तो पहला है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, इसलिए रिएक्शन को प्रोसीड कराना इनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। किस तरीके से वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा ये है कि ये मेटल्स के पास कुछ फ्री वैलेंसीज भी होती हैं, जहाँ पर
आपके रिएक्टेंट्स सेटल हो सकते हैं, रुक सकते हैं और रिएक्शन हो सकती है। तो दे प्रोवाइड अ गुड सरफेस एरिया। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन की रॉड लेके आओ, मुझे हाइड्रोजन चाहिए इसके ऊपर, तो तुम क्या करोगे? तुम प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को लेकर आ जाओगे। तुम कहोगे सर प्लैटिनम पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये लीजिए प्लैटिनम की रॉड, इसमें हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये हाइड्रोजन की रॉड है बेसिकली। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जहाँ पे रिएक्टेंट्स रुक सकते हैं रिएक्शन के लिए। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आप मेन ये 2 पॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल होता है, जब सल्फर को जलाया जाता है फ्री ऑक्सीजन में, तो सल्फर कितना ही जलाओ वो SO2 ही बनता है, वो SO3 नहीं बन पाता। जो ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा ही रह जाती है। तो बेसिकली SO2 प्लस O2 बनता है। O2 खूब सारा लिया है हमने, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, SO3 नहीं बन पाता। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करते हैं, जब SO2 की रिएक्शन कराते हैं हम O2 से, और कैटलिस्ट के पास से इसे गुजार देते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड से, तब देखा गया कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में कन्वर्ट हो जाती है इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो होता ये है कि अभी भी SO2 O2 से कंबाइंड नहीं हुआ है। SO2 जो कंबाइंड हुआ है वो बेसिकली V2O5 से होता है। V2O5 जो है अपना ऑक्सीजन दे देता है इसे, और ये SO3 बन जाता है, और खुद ये कन्वर्ट हो जाता है V2O4 में। अब अलग अलग कंपाउंड बनने का मतलब ये है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो वेनेडियम को V को X मान लेंगे तो 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन की -2 होती तो कितना हो गया, -10 इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर वेनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। फिर यहाँ आप निकाल लेंगे तो 2X और 4 2 8, तो ये है +4। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसलिए इसमें चेंज हुआ। भले ही ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस बदलना चाहेगा। तो होगा क्या, अब ये जो V2O4 है, ये जो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन हम एक्स्ट्रा भेज रहे थे, ये उसके साथ रिएक्शन करेगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये V2O5 बना देगा। क्लियर हुआ? तो ये V2O5 बना देगा। अब रिएक्शन हो चुकी है, ये वैसा का वैसा ही चला गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन में ऐसा लगेगा कि SO2 प्लस O2 से SO3 बना है। तो ओवरऑल जब आप ऐड करेंगे तो वही रिएक्शन मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। आप देखते हैं निकेल NiPdVt को बहुत कैटलिस्ट देखते हैं। तो आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत देखे हैं कैटलिस्ट, और हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ भी लिया है। तो वहां पे आपने मैकेनिज्म में देखा भी कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स जो हैं कई बार अपना लोन पेयर डोनेट करते थे। जिंक बड़ा काम आता था इनोलाइजेशन में, ऑक्सीजन के प्रति उसका बड़ा स्नेह है, तो उसका भी माइक गिर गया है, तो उसका भी पर्टिकुलरली यही रीजन है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों ने वहां पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी चीजें अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।